हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका एफएम में। ठीक है, आज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर 11 एंड 12, ये दो चैप्टर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी है सर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इसमें एसएम में स्पेशली आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, या आउट ऑफ मॉड्यूल आते हैं, या आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, जो भी कहो। तो ऐसे एक आध दो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, सर इसको कवर कैसे करें। तो मुझे नहीं लगता आप कवर कर पाओगे, क्योंकि एसएम बहुत वाइड टॉपिक है। ठीक है, एसएम के टॉपिक्स काफ़ी जनरल लगते हैं, पर उसका कंटेंट काफ़ी वाइड है। आप अगर ढूंढने जाओगे या नेट पे सर्फ करोगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आप फिल्टर नहीं कर पाओगे कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और इस चक्कर में जो आपको आता है, जो आपके मॉड्यूल में है, उतना भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो 2-3 मार्क के पीछे बहुत ज़्यादा भी हाथ धो के पीछे न पड़े। जो आपके हाथ में है 36-37 मार्क्स का जो पूरा पेपर है, वो ठीक ठाक मॉड्यूल से ही आता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, आप सही डायरेक्शन में जाओगे, आपके एफर्ट वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, और उसका कोई इलाज मेरे पास, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, जनरली इन व्हाट ऑर्डर मैनेजर परफॉर्म्स देयर मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, सीक्वेंस पूछा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सीक्वेंस पूछा है कि मैनेजमेंट फंक्शंस क्या सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, बोलो क्या आता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या बीच में स्टाफिंग भी आएगा, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए बता रहा हूं। बोलो तो क्या आएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, लीडिंग का मतलब डायरेक्टिंग, और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये आपका सही सीक्वेंस है। स्टार्ट तो प्लानिंग से ही होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो ए और बी तो आ ही नहीं सकता, डी या सी में से ही आपको चूज करना है। और कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप होती है, ये आपको पता ही है। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है और कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप है, इतना तो याद होगा ही। ठीक है, चलिए फिर है बुक पे क्वेश्चन आया है सर। ये मैं इसकी एक लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सीधे मैराथन में कवर करूँगा। ठीक है, मैराथन में मैं आपको एक टेबल या एक लिस्ट बना के दे दूंगा कि मॉड्यूल में कौन कौन से बुक के नाम हैं और उसके ऑथर के नाम क्या हैं। जो बहुत हाई एम कर रहे हैं 40 में से 32, 35, 36, कुछ बच्चे पागल भी हैं, आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करने की सोच रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से पागलपन है। इतना प्रेशर अपने ऊपर मत डालो, मैं कह रहा हूँ 2-4 मार्क की बात है। एफएम में मेहनत कर लो, वहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे। पर कुछ बच्चे हैं प्रैक्टिकल्स में बिल्कुल भी उनको करना ही नहीं है, और अनड्यू इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन फिर अपने साथ रखेंगे कि एसएम में कर लेते। तो एसएम में भी एक लिमिट के ऊपर आप नहीं जा सकते। 35 मेरे हिसाब से डिसेंट है, मैक्सिमम है जो आपको एम करना चाहिए। 35 के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पेपर पे डिपेंड करता है। बट 2-4 क्वेश्चन तो ऑफ बीट बहुत आते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 35 से ज़्यादा का टारगेट मत करो, आप अपने आप को अनड्यू प्रेशर में लाओगे, बहुत ज़्यादा आप निगेटिव थिंकिंग में भी जा सकते हो। बेटर है 35 तक स्टिक रहो, और जो भी ऊपर के मार्क्स आपको चाहिए वो आप एफएम से ही लाओ। एफएम में मेहनत करो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में मेहनत करो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये जो किताब है सर, मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल, ये आपका है हेरोल्ड कुंट्ज। ठीक है, इसकी लिस्ट में बनाऊंगा, 7-8 ही बुक्स के नाम हैं। आई थिंक 3-4-5 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। पंचवर्ड्स आप कोरिलेट कर सकते हो, जैसे इसमें जंगल, जंगल इसका मतलब पंचवर्ड है, तो जंगल हेरोल्ड कुंट्स, ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, मतलब इसमें टॉपिक ही नहीं दिया कि ये किसके बारे में। समझ रहे हो, एक टॉपिक चाहिए होता है ना, टॉपिक ही नहीं है। सिर्फ क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर लिखा है आउट ऑफ दी स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है। अरे किससे रिलेटेड, वो दिया ही नहीं है। तो ये एक्चुअली प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो प्लानिंग वर्ड यूज करना वो भूल गए, तो फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल है कि किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आपने प्लानिंग पढ़ा है, प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े हैं, तो आपको पता ही होगा, पहला ही होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर सेकेंड उसमें यही आता है चूज ऑफ या चॉइस ऑफ
ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये दो पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये प्लानिंग से रिलेटेड मतलब पूछ रहे हैं। फिर थर्ड आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये प्लानिंग में आता ही नहीं है, प्लानिंग से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। और फिर है डिसीजंस ओनली बाय प्रोडक्शन मैनेजर, ये भी बिल्कुल लेना देना ही नहीं है कुछ भी इसका, ठीक है। तो आंसर आता है 1 और 2, 1 और 2। सिर्फ कहीं ये प्लानिंग वर्ड यूज कर लेते तो क्या जाता, समझ में नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है when a manager monitors the work performance of worker in his department to determine if the quality of their work is up to the standard, this manager is engaging in which function? बोलो, अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, लोगों का काम मॉनिटर कर रहे हो जो आपके अंडर में आते हैं कि आप अप टू स्टैंडर्ड काम कर रहे हो कि नहीं, तो आप कौन सा फंक्शन कर रहे हो? बोलो, पहला है प्लानिंग, प्लानिंग तो आता ही नहीं है इसमें, प्लानिंग अलग ही है। फिर है कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग भी अलग ही है। आपको कंफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा किस में होगा? कंट्रोलिंग और लीडिंग। लीडिंग का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्टिंग। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में तो सब हो चुका होता है ना, पूरा काम हो गया है। अब आप काम खत्म होने के बाद देखते हो कि एक्चुअल क्या हुआ, हमने क्या टारगेट रखा था, फिर आप वैरिएंसेस निकालोगे, फिर आप एक्शन लोगे। कंट्रोलिंग इज मोर अबाउट एक्शन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मॉनिटरिंग का मतलब होता है डायरेक्टिंग, मतलब लीडिंग। लीडिंग आएगा कि जब आप लीडिंग कर रहे हो मतलब आपने काम बांट दिया है, फिर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो काम बरोबर हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो। यही तो डायरेक्टिंग का काम है, यही तो लीडिंग का काम है, ठीक है। तो लीडिंग इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बोलो, कंट्रोलिंग फंक्शन आपको बताना है और आपको इसका सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। कंट्रोलिंग का आपने सीक्वेंस पढ़ा ही होगा, काफ़ी बेसिक, काफ़ी इजी है, और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी इसका रेफरेंस आता है, एफएम में भी आता है ये, ठीक है। तो बोलो, कंट्रोल फंक्शन का क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट होते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होता है, फिर वरायंसेस एनालाइज होते हैं, और फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बोलो। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4, फिर 3 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर 1 एनालिसिस ऑफ वरायंसेस, और फिर आता है 2 इनिशिएटिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर है डैश इज अ कॉन्शियस अटेम्प्ट मेड बाय एग्जीक्यूटिव टू इन्फ्लुएंस, कॉन्शियस अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। बोलो, बिहेवियर को अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो वो होता है मोटिवेशन, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन आपको हो सकता है बिटवीन मोटिवेशन एंड लीडरशिप। लीडरशिप थोड़ा अलग है, वो एक कॉमन गोल की तरफ काम करवाना, वो एक अलग, थोड़ा लीडरशिप अलग है। और ये क्या है? कॉन्शियस अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस रोल ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर, तो ये आता है मोटिवेशन, ठीक है। आगे सबसे इजी क्वेश्चन, बोलो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने लिखे हैं? बोलो, हेनरी फेयोल, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हेनरी फेयोल के वो 14 प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा इनमें से मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? बोलो, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। कंट्रोलिंग है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। फिर है प्लानिंग प्रोसेसेस बिगिन विथ, ठीक है। बोलो, प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप पूछा है, पढ़ा होगा तो याद आएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है प्लानिंग का? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यही पहला स्टेप होता है, बिगिंस विथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा जो हाल ही में कुछ डेफिनेशंस या कुछ थेरीज ऐड हुई थी, उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टार मार्क कर लो, और ये थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें आपको मैच करना है, और इतना आप कैसे याद करोगे भगवान जाने। तो ये अलग अलग मैनेजमेंट की थेरीज हैं, अलग अलग बेसिस पे। तो कौन से ऑथर ने कौन से टाइप की मैनेजमेंट थेरी या डेफिनेशन दी है वो आपको पूछा गया है, ठीक है। तो साइंटिफिक थेरी किसने बोली है मैनेजमेंट को, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने कहा है? वो है टेलर,
ठीक है, साइंटिफिक कहा है टेलर ने। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कहा है मेरे ख्याल से फेयोल ने। एडमिनिस्ट्रेटिव कहा है फेयोल ने। फिर है ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक कहा है मैक्स वेबर ने। ठीक है, और रिलेशंस थ्योरी किसने कहा है? एल्टन मेयो ने। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा सर आपको, कोई इसका उपाय नहीं है। 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं, नाम और टाइप ऑफ थ्योरी, ऐसा आपको टेबल बना के याद कर लेना है। ठीक है, बोलो तो क्या आएगा? CADB, CADB, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कुछ भी समझाने का इसमें है ही नहीं सर, याद करने का काम है बस। आगे ये भी देखो, बीच की मॉड्यूल की बीच की लाइन से फिल इन द ब्लैंक पूछा है, बहुत ही बेरहमी से। मतलब आप कैसे गैस करोगे? मतलब मैं, मतलब एज अ टीचर मेरी बहुत गलतियां हो रही हैं, सोच के देखो, टीचर से ही गलतियां होती हैं इसमें, कि सब मिलते जुलते ऑप्शंस लाए गए हैं, मतलब सब आपको सही लगेंगे, पर मॉड्यूल में उस एक्चुअल डेफिनेशन ने, उस इंसान ने क्या वर्ड यूज किए, ये आपसे पूछा गया है। मतलब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मुझे नहीं लगता समझने का ज्यादा रोल है। और क्योंकि आपको समझा हुआ है ना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है एक्चुअली, पता है, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, उतना कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो डरो मत, मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट उस डेफिनेशन में क्या लिखा है वो ही आपसे पूछा है। अकॉर्डिंग टू थियो हेमिन, स्टाफिंग पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड, तो आता सब है, देखो सब स्टाफिंग से रिलेटेड है, पर एग्जैक्टली वो थियो हेमिन ने क्या लिखा है वो आपको पूछा है। ठीक है, तो वो है आई थिंक कॉम्पेंसेशन, आई थिंक सो। बोलो क्या है? यस, कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो लगेगा सब सब रिलेटेड है, बट थियो हेमिन ने क्या बोला है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन, ये भी सेम, मतलब बीच की लाइन उठा के कुछ भी फिल इन द ब्लैंक बना दिया है, बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना, फ्रैंकली बता रहा हूं। द डायरेक्शन इज सेड टू बी ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डिजाइन टू एनकरेज द सबऑर्डिनेट, पढ़ोगे ऑप्शन सारे सही लगेंगे। ठीक है, टू वर्क द सुपीरियर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सुपीरियर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से काम करना, या टू वर्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, टू वर्क एज अ टीम एंड टू अचीव कॉमन गोल। ठीक है, देखो सब सही लगेंगे, पर मॉड्यूल में क्या वो लाइन है, वो आपको पूछा गया है। ठीक है, कंसेप्ट टेस्ट नहीं किया जा रहा है, मेमोरी टेस्ट की जा रही है। तो ये आता है टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, डायरेक्शन आपको आपका जो भी हेड है वो क्यों दे रहा है? ताकि आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर है कंट्रोलिंग, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है। कंट्रोलिंग मेजर्स द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड को आप कंपेयर करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कंट्रोलिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नंबर 1, इट्स एंड फंक्शन, यस करेक्ट है, डायनेमिक प्रोसेस है। नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग, ये तो गलत है, आपने पढ़ा ही होगा कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं होती, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं होती, मतलब कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग बेकार है। तो दोनों इंटर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, तो यहां लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड, तो ये आपका गलत है। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, ये भी सही है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज नॉट रिलेटेड विद प्लानिंग, ये स्टेटमेंट गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और फिर है लास्ट, ये भी अंदर का क्वेश्चन है बिल्कुल, रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। तो ये साइंटिफिक थ्योरी जो ऊपर अभी अपन ने पढ़ा ना, साइंटिफिक थ्योरी जिसने दी है उसी ने ये प्रिंसिपल बोला है, और वो है आई थिंक टेलर, फेडरिक टेलर। ठीक है, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा है मैनेजमेंट को, तो उसमें ये लाइन आता है कि रूल ऑफ थंब छोड़ दो, रूल ऑफ थम्स होनी ही नहीं चाहिए, सब साइंटिफिक साइंटिफिक काम करो ऐसा। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर 11 में 4 अटेम्प्ट में
4 अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन आए हैं, यानी 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स के का वेटेज इसका रहा है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ चैप्टर 12। चैप्टर 12, चैप्टर 12, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे इसमें। एक्चुअली क्या है, मैं चाहूँ तो 2-2.5 घंटे में पूरा एसएमई पढ़ा सकता हूँ, बट आपके अंदर घुसेगा नहीं कुछ समझेगा नहीं, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ एक सेटिंग में, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा, 2-2 चैप्टर एक पार्ट में, मैक्सिमम 2-2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा एक पार्ट में एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एट अ टाइम आपको भी एक ही पार्ट देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज सारे पार्ट्स अवेलेबल है तो बैठ गए देखने, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आफ्टर अ पॉइंट कन्फ्यूजन ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ देखोगे तो सब सिमिलर सिमिलर लगेंगे और मिक्सअप होते जाएगा। ठीक है, तो हल्का सा गैप ज़रूरी है। आ जाओ चैप्टर 12। हाउ ऑफन शुड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज बी परफॉर्म। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये जो प्रोसेस है, ये क्या फ्रीक्वेंसी में आपको करना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बरोबर, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, इसका कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं है कि बैठ के मंथली में एक बार कर लिया, क्वार्टरली में एक बार कर लिया। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एनवायरनमेंट बदलते रह रहा है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपको कंटिन्यूसली वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस करना होता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोर्स इन पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। बोलो 5 में से मतलब कौन सा फोर्स है इसमें, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, पहला ही है, ये था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। और भी पढ़ लेते हैं, कॉम्पिटेटिव मार्केट, ये ऐसा कोई फोर्स नहीं है। लो कॉस्ट ऑफ कस्टमर, ऐसा भी कोई फोर्स नहीं है। अपॉर्चुनिटी फॉर सब्सटीट्यूट, ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ठीक है, what is the term for monitoring of events for both internal and external to the organization that affects strategy। बोलो, इवेंट्स को अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो तो वो कौन सी स्टेप है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टेप्स होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो कौन सी स्टेप में आप इवेंट्स को मॉनिटर करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स को मॉनिटर करते हो, तो वो आता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। याद आ रहा है, पहला ही स्टेप होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। पहला ही स्टेप क्या होता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फिर आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिर आता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, और फिर आता है स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन। याद आ रहा है, 4 स्टेप होते हैं। तो कौन से स्टेप में आप इवेंट्स को मॉनिटर करते हो, पहले स्टेप में एनवायरमेंटल स्कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, what is the term for the action in which managers at an organization analyze the current situation, analyze the current situation of their organization and then develop the plan to accomplish its mission and achieve its goal। बोलो कौन से स्टेप में आप ये करते हो, आप करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हो और उसके हिसाब से प्लान बनाते हो। तो ये कौन सी स्टेप है, तो ये स्टेप है स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। तो ये स्टेप है स्ट्रैटेजी फॉर्म्यूलेशन। याद आ रहा है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में आप ये करते हो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हो, सेम एनालाइज द करंट सिचुएशन जो आपका पहला स्टेप होता है, और उसके हिसाब से आप प्लान बनाते हो, मतलब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। आगे बढ़ते हैं, अब ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, मतलब सिलेबस से रिलेटेड है पर आपका मतलब टफ है, सोचना पड़ेगा आपको, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। पोर्टर 5 फोर्सेस पे 4 फोर्सेस आपको दिए, बायस पावर, रिवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री एंड सप्लाईज पावर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए या इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, उससे आपको मैच करना है, सोचने वाला काम है। ध्यान दो, पहला है ब्रांड रेपुटेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। बोलो, मतलब दिमाग ही नहीं चलेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिमाग ही नहीं चलेगा कि ये क्या मतलब पूछ लिया है। तो कौन से फोर्स में ये इसका कनेक्शन है, ब्रांड रेपुटेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। बोलो किससे फर्क पड़ता है, तो ये आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, कि न्यू एंट्री से आपको कितना थ्रेट है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, पढ़ा होगा आपने, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक ही जगह आता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। न्यू एंट्री डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट रेगुलेशन, कि कितने एंट्री बैरियर्स गवर्नमेंट ने लगाए हैं, और आपका ब्रांड रेपुटेशन कितना है। अगर आपका ब्रांड रेपुटेशन बहुत अच्छा है तो आपको न्यू एंट्री से बहुत ज़्यादा थ्रेट नहीं है,
पर अगर आप स्टेबल नहीं हो, आपका ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो न्यू एंट्री वालों से आपको बहुत ज्यादा थ्रेट है, ठीक है। फिर है मटेरियल स्कार्सिटी, ये देखो थोड़ा आसान है, मटेरियल 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 यानी सप्लायर्स पावर, तो ये थोड़ा कनेक्शन है। फिर है प्राइस सेंसिटिविटी, याद करो कौन प्राइस सेंसिटिव होता है, कस्टमर, बायर, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ में देखो कनेक्शन है। फिर है कस्टमर लॉयल्टी एंड थ्रेट ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, कस्टमर लॉयल्टी का फर्क कहां पड़ता है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, ठीक है। तो ऐसा आपका ये आता है 3412, 3412 आ रहा है, 3412 आ रहा है। तो ऐसा है, एक एक वर्ड को दिमाग लगा के कोशिश करनी है कनेक्ट करने की। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने। पेस्ट, पेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, फॉर मैक्रो एनवायरमेंट, बोलो पेस्ट क्या क्या आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ढूंढो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। एनवायरमेंट एनालिसिस में, मैक्रो एनालिसिस में आता है। चलिए फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। कौन सा 5 फोर्सेस में नहीं आता है। नंबर 1 रेवलरी अमंग शेयर होल्डर्स, ओ माय गॉड, शेयर होल्डर्स लिखा है, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, पढ़ लेते हैं पूरे ऑप्शंस। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रहता है, रेवलरी अमंग प्रेजेंट कॉम्पिटिटर्स रहता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स ये भी रहता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स में राइवलरी ऐसा कोई फोर्स 5 फोर्सेस मॉडल में नहीं है, ठीक है, आसान है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस का पार्ट नहीं है। चारों स्टेप मैंने आपको बता दिए, बोलो। एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, पहला ही स्टेप है। इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी थर्ड स्टेप है। इवेल्युएटिंग स्ट्रैटेजी फोर्थ स्टेप है। और ऑड मैन आउट क्या है, असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ऐसा कोई स्टेप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो बिजनेस एनवायरमेंट, मैक्रो एलिमेंट आपको पहचानना है, बोलो। सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, टेक्नोलॉजी, बोलो। मैक्रो फैक्टर कौन सा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और मैक्रो है मतलब ओवरऑल कंट्री लेवल पे सबको जिससे फर्क पड़ता है, तो वो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज अ मैक्रो फैक्टर, आपके कंट्रोल में नहीं है और वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सब अफेक्ट होते हैं उससे। अब ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल है, सोचने वाला पॉइंट है, ध्यान दो। थ्रेट टू न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है, जो पोर्टर का आपका फोर्स है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री टू इंडस्ट्री इज वेरी लो। कब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री लो होती है, कब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री लो होती है, थ्रेट लो होता है, आपको ये पूछा गया है। पहला है स्मॉलर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एंट्री, कम पैसा लगता है एंट्री मारने के लिए, फिर तो थ्रेट ज्यादा होगा, कोई भी आ जाएगा। हायर कैपिटल एक थ्रेट होता है ना, एक बैरियर होता है, एंट्री बैरियर, पर स्मॉल कैपिटल लिखा है, कम कैपिटल लगता है तो थ्रेट बहुत ज्यादा होगा, लो नहीं होगा। फिर है एग्जिस्टिंग फर्म्स डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ये भी तो थ्रेट ही है ना, अगर आपका कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं है तो न्यू एंट्री से आपको बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। फिर है देयर इज नो और लिटिल गवर्नमेंट रेगुलेशन, बरोबर, रेगुलेशन ही नहीं है, कोई भी आ सकता है, एंट्री बैरियर ही नहीं है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा हाई थ्रेट होगा न्यू एंट्री का। बचता ही क्या है, कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट आर हाई, बरोबर। कस्टमर अगर आप स्विच करोगे या कस्टमर आपको स्विच करेगा, कोई और सप्लायर या कोई और पर्सन से वो गुड्स या सर्विस लेगा, तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, तो ये एक बैरियर है, ये एक बैरियर है। कोई नया भी आ गया तो आपका कस्टमर स्विच करेगा ही नहीं, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट हाई है, तो आपको कोई न्यू एंट्री से ज्यादा खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स इन एन इंडस्ट्री इज नॉट इंटेंस्ड व्हेन, राइवलरी कब इंटेंस नहीं होगी या कौन से फैक्टर से राइवलरी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। पहला है देयर आर सेवरल कॉम्पिटिटर्स, बोलो। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं तो कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, ज्यादा कॉम्पिटिटर हैं तो कंपटीशन और बढ़ेगी। हायर कस्टमर लॉयल्टी इज एग्जिस्टिंग, आपके लिए कोई भी एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा हाई कस्टमर लॉयल्टी है तो उससे इंटेंस नहीं होगी ना, समझ रहे हो। इंटेंस कब होती है, जब किसी की कस्टमर लॉयल्टी नहीं है, कस्टमर कहीं भी जा सकता है,
आपका कस्टमर लॉयल ही नहीं है, तो उससे और कंपटीशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इससे इंटेंस नहीं होती है। और भी पढ़ लो। एग्जिट बैरियर आर हाई, ध्यान दो, ये भी सोचो, कंसेप्ट बेस्ड है। एग्जिट बैरियर आर हाई, क्या आप निकलोगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, मतलब एग्जिट करना आसान नहीं है, आप अपना बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकते। तो आप क्या करोगे, पूरी ताकत लगाओगे और लड़ोगे। समझ में आ रहा है? अगर आप एग्जिट ले ही नहीं सकते, क्योंकि एग्जिट लोगे तो आप तबाह हो जाओगे, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है या जो भी एग्जिट बैरियर होगा, तो आप और मेहनत करके और ज़्यादा कॉम्पीट करने के लिए कोशिश करते हो, बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश करते हो, तो इससे और कॉम्पिटिशन बढ़ती है। और फिर प्रोडक्ट कैन बी इजीली सब्सटीट्यूटेड, बोलो, प्रोडक्ट इजीली सब्सटीट्यूट हो सकता है, तो उससे भी कंपटीशन और बढ़ जाती है। ठीक है, तो किससे कंपटीशन नहीं बढ़ती? कस्टमर लॉयल्टी अगर बहुत अच्छी है, हाई कस्टमर लॉयल्टी है, तो इससे कंपटीशन कम होती है, बढ़ती नहीं है। फिर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी थेरीज आप पढ़ते हो ना, माइन्यूट रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा होता है पर आपको रिकॉल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आए ख्याल में? ये प्रॉब्लम है। तो जितने भी आपने अप्रोचेस पढ़े हैं, स्ट्रैटेजीज पढ़े हैं, बीसीजी हो गया, जीई मैकेंजी हो गया, एडीएल मैट्रिक्स हो गया, एनसॉफ हो गया, जितने भी पढ़े हैं, उस मैट्रिक्स में एक्स और वाई या दो पैरामीटर्स क्या लिए हुए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दो। जीई मैकेंजी 9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। जीई 9 सेल मैट्रिक्स में कौन से दो फैक्टर्स यूज किए गए? ठीक है, तो वो आपसे पूछा है, तो वो है मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दो फैक्टर्स को उसमें यूज किया गया है। तो देखो कंफ्यूजन होगा ही होगा, सब मिक्सअप हो जाएगा, तो आपको अलग से एक जगह ये लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखो सब मैं नहीं दूंगा, ठीक है, एक स्पून फीडिंग की एक लिमिट होती है, सब मैं करूंगा तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मुझे चीजें याद होते जाएंगी, आपको नहीं होंगी। आप खुद बनाओगे, इसी बहाने सारे फिर से थेरीज को रिविजिट करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हो? जो मेहनत करेगा उसका फायदा होता है। तो मैं चाहता हूं आप मेहनत करो, कि गिन के जो 5-6 स्ट्रैटेजीज आपको हैं, उसमें दो फैक्टर कौन से यूज किए गए हैं, और उसमें अगर एक्स और वाई एक्सेस वाला कंसेप्ट है, तो कौन सा एक्स पे है, कौन सा वाई पे है, ये भी नोट कर लें। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, अच्छे से 10-15 मिनट निकालो, 10 मिनट से ज़्यादा लगने ही नहीं वाले, 10 मिनट से ज़्यादा लगने ही नहीं वाले। वो जो बुक का भी मैंने बताया ना, कहाँ कहाँ बुक का नाम है, वो लिस्ट बना लो। सारे जो डेफिनेशंस है ना, हर चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस है, और डेफिनेशन में ही बुक के नाम दिए, कि ये बुक में इस पर्सन ने मैनेजमेंट को या कोई भी टॉपिक को ऐसा डिफाइन किया है, तो बुक के नाम ढूंढने डेफिनेशंस में ही दिए हुए, और डेफिनेशन हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दिए। इससे ज़्यादा मैं क्या हिंट दूँ आपको? तो 10 मिनट लगा के बुक के नाम भी लिस्ट बना लो, और हर स्ट्रैटेजी में कौन से दो पैरामीटर्स यूज किए हुए हैं उसकी भी लिस्ट आपको बनानी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलो। Profitability stemming from how well a firm positions itself in market is the key feature of which writers view on strategy। बोलो। अब ये आता है पोर्टर का। ठीक है, पोर्टर में आपने पढ़ा होगा, पोर्टर 2-3 जगह आता है अलग अलग चैप्टर में। पोर्टर में एक आपने 5 फोर्सेस वाला पढ़ा है, और एक पोर्टर का आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, उसमें बुक का नाम भी आता है, दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करके, और उसका बहुत लंबा नाम है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे पोर्टर का बहुत ज़्यादा थेरी है, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखा है, कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, आप कैसे कॉम्पिटिटर से लड़ना चाहते हो। कंपटीशन के बारे में बहुत ज़्यादा माइकल पॉटर ने लिखा हुआ है। 5 फोर्सेस जो आपके हैं वो भी कंपटीशन के ही हैं, आए ख्याल में? वो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के हैं, कंपटीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अपने आप को बिजनेस में, आपकी फील्ड में कैसे पोजीशन करते हो, इस पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? माइकल पॉटर। बाकी खैर ज़्यादा नाम बुक में भी दिए ही नहीं है, तो थोड़ा क्लियर आंसर है इसका। फिर ये भी जो मैंने बताया, देखो, पोर्टर्स वैल्यू चेन, पोर्टर्स वैल्यू चेन इज एसेंशियली अ टूल फॉर सेम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा अपने माइंड में। ठीक है, पहला था कैलकुलेटिंग अ फर्म व्हाट अ फर्म इज वर्थ, एडवाइजिंग फर्म्स ऑन हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाइंग द कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। ठीक है, देखो सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है आपको,
लेकिन एक्चुअली क्या है, वैल्यू चेन में क्या कहा जाता है, डायग्नोसिंग एंड एनहांसिंग सोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वैल्यू चेन में ही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ढूंढ लो, आपकी वैल्यू चेन आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, वो तो 5 फोर्सेस वाला है ना, वो अलग है, वो वैल्यू चेन नहीं है, समझ रहे हो। सी ऑप्शन किस में आएगा, 5 फोर्सेस वाला जो है वो उसमें आएगा, ये वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर है डैश रेफर्स टू की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप रोल इन विच लीडर क्विकली एंड क्लियरली वर्क्स थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ की इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू अफेक्ट द एक्शंस। तो कौन सा आपने पढ़ा ही होगा, लीडरशिप ये सब जो रोल है, नेविगेटर, स्ट्रैटेजिस्ट, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें भी आधे से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो पंचवर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो पंचवर्ड इसमें क्या है, की इश्यूज। की इश्यूज जो सॉल्व करता है वो है नेविगेटर। की इश्यूज सॉल्व करके आपको जो रास्ता दिखाता है, रास्ता साफ करता है, वो है आपका नेविगेटर, ठीक है। स्ट्रैटेजिस्ट कौन है भाई, जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, स्ट्रैटेजी डिवाइस करेगा, फॉर्मुलेट करेगा, ठीक है, वो सब। कैप्टिवेटर कौन है, जो पूरे रिसोर्सेज को यूज करेगा। और एंटरप्राइज गार्डियन मतलब जो आपको गार्ड करेगा, मतलब डिसीजंस जो भी आप लेते हो वो शेयर होल्डर्स के हित में होने चाहिए, तो वो होता है एंटरप्राइज गार्डियन। तो पंचवर्ड्स आप ढूंढो, सब में हो जाएगा, 10 मिनट दो, अच्छे से सब में वो करो और उसको 4-5 बार पढ़ लो, तो मेरे ख्याल से एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। फिर है सबसे इजी क्वेश्चन, बोलो सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस ऑफ 4 फेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बोलो। बता चुका हूं मैं, पहला है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, फिर है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फिर है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन और चौथा है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। बोलो, ढूंढो। स्कैनिंग, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। बढ़े आगे, चलो। ये तो आपके बारे में है, सबसे इजी है, बोलो। अ कंपनी सेक्रेटरी इन टुडेज ईरा while discharging his or her professional obligations has to perform several roles from following list out the roles to be performed by the company secretary। कौन कौन से रोल होते हैं, तो आपने लंबी लिस्ट पढ़ी हुई है, तो चारों आता है, एडवाइजरी रोल, कंप्लायंस रोल, फ्लॉलेस डिस्क्लोजर्स एंड कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर। चारों के चारों आपके रोल में आते हैं, ठीक है। बुक में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, सिर्फ हेडिंग्स पूछी है, चारों आता है। आगे बढ़ते हैं, बोलो। ये भी काफी इजी है, माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस फैक्टर्स आर, फैक्टर आइडेंटिफाई करो, 5 होते हैं, 3 दिए हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक आइडेंटिफाई करने। बोलो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री दिया हुआ है, सप्लायर्स पावर दिया हुआ है, बायर्स पावर दिया हुआ है, 2 और क्या है, न्यू एंट्रेंट, अच्छा वो दिया हुआ है, सॉरी। फिर है एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, और एक आता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। ढूंढो, क्लियर आंसर है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर, ठीक है, काफी इजी है। और लास्ट है, द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज लार्जली एंड डैश प्रोसेस वेयर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन इज मोर ऑपरेशनल इन कैरेक्टर, ठीक है। ये तो काफी इजी है, ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा कि फॉर्मुलेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, फॉर्मुलेशन क्या होता है, इंटेलेक्चुअल, और इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, ऑपरेशनल। ये आपने पंचवर्ड्स तो पढ़े ही होंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 11 एंड 12, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे, और टाइम मिला तो 14 भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स में बचे हुए सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। देखो एसएम में तो बिना पढ़े आपको हर क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो सकता है, बेटर है पढ़ के करें। तो ये पार्ट अब जब आप देखोगे, नेक्स्ट पार्ट जब आप देखोगे, तो चैप्टर 13 एंड 14 पढ़ के ही देखना है, 1-2 दिन भले टाइम ले लेना, लेकिन पढ़ के देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।